सर्दी ने धीरे धीरे सुखपुर गांव को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। सुबह कोहरा इतना घना होता कि सामने कुछ भी देख पाना मुश्किल था। सूर्य की किरणें बादलों और कोहरे से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। गांव के लोग ठंड से बचने के लिए अपने घरों में आग जलाते, लेकिन हर किसी के पास यह सुविधा नहीं थी। गांव में रामू काका जैसे कई बुजुर्ग और मजदूर थे, जिनके पास न तो पर्याप्त कपड़े थे और न ही आग जलाने के लिए लकड़ी। लेकिन ठंड केवल गरीबों पर ही नहीं, बल्कि पशुओं और बच्चों पर भी कहर बनकर टूटी थी। छोटे से सुखपुर गांव में हर तबके के लोग रहते थे। अमीरों के पक्के घर और गरीबों की झोपड़ियां एक बड़ा फर्क दिखाते थे। लेकिन ठंड, जो समान रूप से सब पर वार करती थी, अब गांव में एक नई चुनौती लेकर आई थी। गांव में कुछ प्रमुख परिवार थे। श्यामलाल सबसे अमीर किसान था। उसके पास पक्की हवेली थी, कई नौकर चाकर थे और उसके खेतों में आधुनिक साधन थे। वह गांव का पंच भी था, लेकिन अपनी संपत्ति और आराम में इतना डूबा रहता कि दूसरों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता। रामू काका, जिनकी हालत सबसे खराब थी, गांव में सबके प्रिय थे। वे हर किसी को अपने अनुभवों से सिखाते थे। लेकिन अब उनकी झोपड़ी में ठंड ने जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया था। रघु, एक गरीब मजदूर, अपने परिवार के साथ किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। उसकी पत्नी जानकी और 2 छोटे बच्चे ठंड में कांपते हुए रातें बिताते थे। गांव की चौपाल पर हर सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते और ठंड पर चर्चा करते। हरिया ने बोला, भाई, इस बार ठंड ने तो हड्डियों तक को जमा दिया है। हमारे पास आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। हाँ, और मेरे घर में बच्चे हर रात ठंड से कांपते हैं। लेकिन क्या करें, यह मौसम तो हमारी जान लेगा। रामू काका, जो हमेशा गांव वालों को हिम्मत देते थे, अब खुद एक कठिन परिस्थिति में थे। अगर यह ठंड और बढ़ी तो इस बार शायद मेरी कहानी भी खत्म हो जाएगी। श्यामलाल, जो अब तक अपनी संपत्ति और सुख सुविधा में मस्त था, अचानक अपनी पत्नी रीमा की बातों से प्रभावित होने लगा। तुम्हें पता है रामू काका और रघु जैसे लोग इस ठंड में कैसे जी रहे हैं? उनके पास न खाना है, न आग जलाने का सामान। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो क्या भगवान हमें माफ करेगा? लेकिन रीमा, मैं अकेला क्या क्या कर सकता हूँ? गांव के बाकी लोग क्यों नहीं मदद करते? तुम गांव के मुखिया हो। अगर तुम पहल करोगे तो बाकी लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। यह मत भूलो कि जो ताकतवर होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। श्याम रीमा की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि यह केवल ठंड से बचने का मामला नहीं है, बल्कि इंसानियत का भी सवाल है। रामू काका ने ठंड से बचने के लिए जंगल से लकड़ी लाने का फैसला किया। उनकी उम्र और कमजोर शरीर के बावजूद उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जंगल में घुसते ही ठंड और कोहरा और ज्यादा तीखा हो गया। रामू काका ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू की। अचानक उनका पैर एक पत्थर पर फिसल गया और वह गड्ढे में गिर गए। रामू काका चिल्लाते हुए, कोई है, मदद करो। गनीमत थी रघु, जो अपने जानवरों के लिए चारा काटने आया था, वहां से गुजर रहा था। काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रघु ने रामू काका को सहारा दिया और उनके घर तक पहुंचाया। रास्ते में उसने यह तय कर लिया कि गांव वालों को इस बारे में बताना होगा। रघु ने अगले दिन चौपाल पर गांव वालों को बुलाया। उसने रामू काका की स्थिति और बाकी गरीब परिवारों की परेशानियों के बारे में सबको बताया। भाइयों, अगर हमने एक दूसरे की मदद नहीं की तो यह ठंड हमारे कई अपनों को छीन लेगी। हम सबको मिलकर एक कदम उठाना होगा। श्यामलाल, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, उठकर बोला, रघु सही कह रहा है। अगर हम अमीर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मैं सबसे पहले मदद के लिए आगे आता हूँ। श्यामलाल की इस पहल ने गांव वालों को प्रेरित किया। हर परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार लकड़ी, कंबल और खाना दान में दिया। श्यामलाल ने अपनी बैलगाड़ी में सामान भरा और सबसे पहले रामू काका के घर पहुंचा। काका, यह आपके लिए है। अब आपको ठंड से परेशान होने की जरूरत नहीं है। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए और बोला, बेटा, भगवान ने तुम्हें हमारे लिए भेजा है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद श्यामलाल ने रघु और बाकी गांव वालों के साथ मिलकर हर जरूरतमंद के घर मदद पहुंचाई। इस घटना के बाद सुखपुर में अमीर और गरीब के बीच का अंतर धीरे धीरे कम होने लगा। गांव वालों ने हर सर्दी से पहले एक अभियान शुरू किया, जिसमें हर घर से योगदान लिया जाता। अब सुखपुर केवल एक गांव नहीं, बल्कि मानवता का प्रतीक बन चुका था। श्याम गांव वालों से कहा, अगर हम सभी मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।
ये कहानी सिखाती है कि सच्ची ताकत एकजुटता में है। जब हम अपने साधनों का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हैं तो हम न केवल उनकी बल्कि अपनी आत्मा की भी रक्षा करते हैं। कहानी ठंड का कहर। एक सर्द रात की शुरुआत, सूरज ढल चुका था। गांव के हर कोने में ठंड अपने चरम पर थी। ठंडी हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे चाकू की धार से शरीर को काट रही हों। रामू, एक गरीब मजदूर, अपने छोटे से कच्चे घर में बैठा था। उसके पास एक फटी चादर थी जो ठंड रोकने में असमर्थ थी। उसकी पत्नी सुमन और बेटी मुन्नी आग के पास सिकुड़ कर बैठी थीं, लेकिन आग की लकड़ियां अब खत्म हो चुकी थीं। रामू की चिंता। रामू ठंड से कांपते हुए बोला, सुमन, ये ठंड इस बार बहुत जानलेवा है। मैंने पूरे दिन मजदूरी की, पर जो पैसे मिले उनसे सिर्फ आटा और थोड़ा सा तेल ही खरीद पाया। लकड़ी और रजाई कहां से लाऊं? सुमन ने ठिठुरते हुए जवाब दिया। रामू, हमारे पास पहले से ही कुछ नहीं था। अब तो ऐसा लगता है जैसे भगवान भी हमसे रूठ गए हैं। मुन्नी की हालत देखो, वो कांप रही है। मुन्नी, जो 10 साल की थी, अपनी माँ की गोद में बैठी थी। उसने कांपते हुए कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या हम आग जला सकते हैं? सुमन ने उसे ढांपने की कोशिश करते हुए कहा, बेटी, थोड़ा सब्र कर, तुम्हारे पिता कुछ लकड़ियां लाने की कोशिश करेंगे। लाला जी के पास उम्मीद। रामू ने सोचा कि शायद पड़ोस के लाला जी से मदद मिल सकती है। लाला जी गांव के सबसे अमीर आदमी थे और उनके घर में हमेशा रजाइयों का ढेर लगा रहता था। रामू ने कहा, सुमन, मैं लाला जी से कुछ मदद मांगने जाता हूँ। शायद वो हमें कोई पुरानी रजाई दे दें। हाँ रामू, उनसे जाकर बात करो, बच्ची की जान बचाना जरूरी है। रामू लाला जी के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, लाला जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लाला जी, जो आग के पास बैठकर चाय पी रहे थे, बोले, आओ रामू, क्या चाहिए? रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, लाला जी, मेरे घर में ठंड से बुरा हाल है। हमारे पास कोई रजाई नहीं है। आपकी पुरानी रजाइयों में से एक अगर हमें मिल जाए तो हमारी जान बच जाएगी। रामू, मैं कोई दानी नहीं हूँ। ये रजाइयां मेरे लिए हैं, मुफ्त में किसी को नहीं देता। अगर रजाई चाहिए तो पैसे लेकर आओ। लाला जी, अगर पैसे होते तो मैं आपसे मांगने क्यों आता? मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे, दया कीजिए। रामू, दुनिया में हर किसी को अपने लिए लड़ना पड़ता है। अगर कुछ चाहिए तो मेहनत करो। अब यहाँ से जाओ, मुझे तंग मत करो। रामू खाली हाथ घर लौट आया। रास्ते में उसने देखा कि हर कोई अपने अपने घर में आग जलाकर बैठा था, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने सोचा, क्या हम गरीबों के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है? क्या हमारी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती? जब रामू घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुन्नी की हालत और खराब हो चुकी थी। लेकिन सुमन ने कहा, रामू, कुछ नहीं मिला? नहीं सुमन, इस दुनिया में गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हमारी मुन्नी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे सोने दो। रामू और सुमन ने उसे ढांपने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी तीव्र थी कि उनके प्रयास नाकाफी थे। रामू ने आखिरी कोशिश के तौर पर बाहर जाकर सूखी टहनियां इकट्ठा की और आग जलाने की कोशिश की। आग कुछ देर जली, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि वो भी बुझ गई। रामू ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर गरीबों की मदद नहीं कर सकते तो उन्हें ऐसी सजा क्यों देते हो? सुबह का सूरज उगा, लेकिन रामू की रात ठंड और दर्द में बीती। गांव में किसी ने उनकी हालत नहीं देखी। इस कहानी में ठंड सिर्फ मौसम की क्रूरता नहीं है, बल्कि समाज की बेरुखी और अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई को भी दिखाती है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई एक इंसानियत भरे समाज में जी रहे हैं। कहानी गांव का परिचय और रामलाल का चरित्र। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे पूरब से उठ रहा था। गांव के चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। एक किनारे रामलाल अपने पुराने लेकिन मजबूत घर से बाहर निकले। उनके हाथ में हल था और उनकी आंखों में अनुभव और मेहनत की चमक। रामलाल गांव के सबसे पुराने किसानों में से एक थे। लोग उनकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। उनका बेटा रवि, जो अब 18 साल का हो चुका था, उनके साथ रहता था। पर रवि का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह गांव के जीवन से ऊब चुका था। उसे खेतों की मिट्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बड़े शहर में जाने और आराम की जिंदगी जीने के सपने देखा करता था। गांव का माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण था। यहाँ के लोग सादगी में खुश रहते थे। हर सुबह किसान अपने अपने खेतों की ओर निकलते, बच्चों के खेलने की आवाजें गूंजती और महिलाएं कुएं से पानी भरती।
ये वही जगह थी जहां रामलाल ने अब पूरा जीवन बिताया था। रामलाल सुबह जल्दी उठकर खेत की तैयारी में जुट जाते, जबकि रवि देर तक सोता रहता। बेटा रावी, सूरज सिर पर आ गया, उठ जा। बाबा, अभी थोड़ी देर और सोने दो। सुबह सुबह इतनी मेहनत कौन करता है? रामलाल ने गहरी सांस ली और सोचा, यह लड़का समझेगा कैसे कि मेहनत का क्या महत्व है। रवि का सपना था कि वह शहर में जाकर बड़ी नौकरी करे और गाड़ी कोठी में आराम से रहे। उसे खेतों का काम बेकार लगता था। उसने अपने पिता से कहा था, बाबा, ये खेती बाड़ी छोड़िए, शहर में काम करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। रामलाल ने हंसते हुए जवाब दिया था, पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है आत्मसंतोष बेटा, वह केवल मेहनत से आता है। एक दिन जब रवि फिर से अपनी शहरी जिंदगी के सपने बता रहा था, रामलाल ने गंभीरता से कहा, तू सोचता है शहर में सब आराम से रहते हैं, वहां भी मेहनत करनी पड़ती है, पर फर्क यह है कि यहाँ अपनी मिट्टी है, अपनी जड़ें हैं, वहां ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा, यहाँ हमें कुछ खास मिलता भी कहाँ है। हमेशा मेहनत करो और बदले में बस गुजारा हो पाता है। रवि ने तर्क दिया। तुझे यह मिट्टी बेकार लगती है, पर यही हमारी असली दौलत है। अच्छा, कल तू मेरे साथ खेत पर चल, मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। ठीक है बाबा, पर अगर मुझे यह सब पसंद नहीं आया तो आप मेरी बात मानिएगा। रामलाल ने सिर हिलाया। वह जानता था कि रवि को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें आकाश में फैली। रामलाल पहले ही उठकर तैयार हो गए थे, लेकिन रवि अभी भी बिस्तर में लिपटा हुआ था। रवि, उठ जा बेटा, खेत पर चलना है, मेहनत का पहला दिन है तेरा। बाबा, इतनी सुबह क्या खेत कहीं भाग रहा है? रवि ने करवट बदलते हुए कहा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर तू सोता रहेगा तो तेरे सपने जरूर भाग जाएंगे। रवि अनमने ढंग से उठा और आलस के साथ तैयार हुआ। वह अपने पिता के साथ खेत की ओर चला। खेत पहुंचते ही उसने देखा कि चारों ओर हलचल थी। किसान अपने बैलों के साथ खेतों में काम कर रहे थे। किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी, सिर्फ मेहनत की चमक थी। रामलाल ने रवि को हल पकड़ने को कहा। बेटा, आज तू ये हल चलाएगा, देख खेत को कैसे तैयार करते हैं। बाबा, ये काम तो बहुत भारी है, मेरे हाथ दर्द करने लगेंगे। बेटा, दर्द मेहनत का साथी है, पर जब तेरा काम पूरा होगा तो जो संतोष मिलेगा वह सब दर्द भुला देगा। रवि ने हल पकड़ा, लेकिन उसे संभाल पाना आसान नहीं था। कुछ ही देर में उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। बाबा, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पहले दिन सबको ऐसा ही लगता है, तू हार मत मान, धीरे धीरे सीख जाएगा। काम के कुछ घंटे बाद रवि पूरी तरह थक चुका था। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे थे। वह गुस्से में हल जमीन पर फेंकते हुए बोला, बाबा, ये काम इंसान के बस का नहीं है, आप लोग कैसे कर लेते हो? हम यह इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी और मेहनत का महत्व पता है। बेटा, तू सोचता है कि शहर में सब आसान है, पर वहां भी ऐसा ही संघर्ष करना पड़ेगा। फर्क बस ये है कि वहां तेरे पास अपनी धरती नहीं होगी। रवि चुप हो गया। उसने सोचा, शायद बाबा सही कह रहे हैं, लेकिन यह सब समझने में बहुत समय लगेगा। चल, आज का काम यहीं खत्म करते हैं, पर याद रखना, मेहनत का असली फल धीरे धीरे मिलता है। तू इसे महसूस करना सीख। अगली सुबह रामलाल ने रवि को अपने पास बुलाया। रवि, तुझे एक कहानी सुनानी है, शायद इससे तुझे कुछ समझ आए। कहानी? बाबा, मैं बच्चा नहीं हूँ। रवि ने हंसते हुए कहा, यह कहानी बच्चों के लिए नहीं, समझदार लोगों के लिए है। रामलाल ने गंभीर होकर कहा। रवि उत्सुक हो गया और कहानी सुनने लगा। रामलाल ने शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान का बेटा भी तेरी तरह मेहनत से भागता था। किसान ने कहा कि उसके खेत में एक खजाना दबा हुआ है। बेटा खुशी खुशी खेत खोदने लगा। उसने पूरा खेत खोद डाला, पर उसे कुछ नहीं मिला। तो वह खजाना कहाँ था? रवि ने तुरंत पूछा। खजाना उसकी मेहनत में छिपा था। खेत को इतनी अच्छी तरह खोदने के बाद जब उसने उसमें बीज बोए तो फसल सोने जैसी उगी। वही असली खजाना था। रवि यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, क्या आप भी मुझे ऐसा ही कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा? शायद, रामलाल ने कहा। पर यह तो तुझ पर है कि तू इसे कब समझेगा। रवि खजाने की कहानी सुनने के बाद बेचैन हो गया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। बाबा, क्या हमारे खेत में भी ऐसा कोई खजाना हो सकता है? उसने उत्सुकता से पूछा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खजाना तो हर खेत में होता है, बस उसे ढूंढने की नजर चाहिए।
अगर तुझे खजाना चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। रवि ने अपने मन में सोचा। शायद बाबा मुझे खजाने तक पहुंचाने का तरीका बता रहे हैं। अगर मैं मेहनत करूं तो शायद मुझे भी कोई बड़ा इनाम मिल सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। रामलाल ने उसकी आंखों में उत्सुकता देखी और बोले, सब्र और मेहनत के बिना खजाना नहीं मिलता। आज से खेत की जिम्मेदारी तेरी है। पूरा खेत तैयार करना होगा, फिर हम देखेंगे कि तुझे क्या मिलता है। रवि का खेत खोदने का पहला दिन। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया। ये पहली बार था जब वह अपने मन से काम करने के लिए तैयार हुआ। रामलाल उसे खेत पर लेकर बोले, देख बेटा, ये पूरा खेत तेरा है। आज से तू इसे अपने खजाने के लिए तैयार करेगा। सबसे पहले इसे पूरी तरह से खोदना होगा। सोच, जैसे तू खजाने की तलाश में खुदाई कर रहा है। रवि ने सिर हिलाया और काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे मजा आया। वह सोच रहा था, शायद मुझे किसी पुराने समय का खजाना मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, थकान ने उसे घेर लिया। बाबा, ये काम तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल है। रवि ने शिकायत की। रामलाल ने शांतिपूर्वक कहा, सपने हमेशा मेहनत मांगते हैं। अगर खजाना चाहिए तो तुझे इसे पूरा करना ही होगा। रवि ने अपने पिता की बात मानी और काम जारी रखा। पूरे दिन में उसने खेत का आधा हिस्सा खोद दिया। जब वह घर लौटा तो उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसके मन में अब भी खजाने की उम्मीद थी। अगले दिन रवि का शरीर दर्द से भर गया। वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। बाबा, मैं आज खेत नहीं जा सकता। मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। बेटा, आराम तो हर कोई चाहता है, पर असली जीत वही है जो दर्द को सहकर आगे बढ़े। खजाना तेरे इंतजार में है, लेकिन यह तुझ पर है कि तू उसे पाने की हिम्मत रखता है या नहीं। रवि कुछ देर सोचता रहा और फिर अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है बाबा, मैं जाऊंगा, लेकिन यह खजाना सच में मिलना चाहिए। उस दिन रवि ने और भी मेहनत की। धीरे धीरे उसका आलस्य और शिकायतें कम होने लगी। वह हर दिन खेत पर जाने लगा और अपनी मेहनत से संतोष महसूस करने लगा। एक हफ्ते की मेहनत के बाद रवि ने पूरा खेत खोद डाला। उसने मिट्टी को इतने अच्छे से तैयार किया कि रामलाल भी खुश हो गए। देख बेटा, तेरी मेहनत का पहला कदम पूरा हो गया। अब यहाँ बीज बोने की बारी है। लेकिन बाबा, खजाना कहाँ है? मैंने पूरा खेत खोद दिया, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बेटा, खजाना यहाँ है, पर इसे पाने के लिए एक और कदम बाकी है। अब इसमें बीज बो और इंतजार कर कि यह तुझे क्या देता है। रवि समझने लगा कि मेहनत का फल धीरे धीरे मिलता है। वह अब बिना शिकायत काम करने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एंटरटून्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।